वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे कश्मीर इशू की कि मसला कश्मीर क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मसला कश्मीर बेसिकली है क्या। इसके बाद हम पार्टीशन देखेंगे कि 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन हुई तो उस वक़्त क्या हालात थे, किन हालात में पार्टीशन हुई और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में क्या कहा गया। इसके बाद हम इसकी एक्सेशन देखेंगे कि कश्मीर को किस तरह इंडिया के साथ जोड़ा गया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन को देखेंगे कि किस तरह यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेन किया मसला कश्मीर पर। इसके बाद हम डिक्सन प्लान देखेंगे जो कि यूएन के मीडिएटर थे, ठीक है। तो मसला कश्मीर को हल करवाने में इन्होंने अपना एक प्लान दिया था, इसको देखेंगे। इसके बाद 1971 में जब वार हुई थी पाकिस्तान में और इंडिया में, तो उसके बाद एक शिमला मुआहदा हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, उसको देखेंगे कि कश्मीर के साथ इसका क्या जोड़ बनता है। इसके बाद हम इंडियन पर्सपेक्टिव देखेंगे, फिर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव देखेंगे। इसके बाद हम पाकिस्तान में और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं उसको देखेंगे। और सबसे आखिर में हम नेहरू का प्लेबिसाइड के बारे में देखेंगे कि कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाने के हवाले से नेहरू का क्या कहना था, ठीक है। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मसला कश्मीर है क्या। तो मसला कश्मीर बेसिकली एक टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जिसमें इंडिया 55% कश्मीर के लैंड कंट्रोल करता है और तकरीबन 70% पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में 30% आता है इसका लैंड के हवाले से, और चाइना के पास 15% है। तो इस तरह ये 100% बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियन हेल्ड जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें पाई जाती है, ठीक है। जो चाइना के पास है वहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है, और जो पाकिस्तान के पास है उसमें मतलब बाकी 30% आप कह लें कि आबादी रहती है। इसके अलावा कश्मीर पर अब तक तकरीबन 3 जंगें हो चुकी हैं, जिनमें आज़ादी के फ़ौरन बाद 1947 में एक वार हुई, इसके बाद 1965 में वार हुई, और इसके बाद 1971 में, ठीक है, जब शिमला मुआहदा तय पाया, और फिर कारगिल वार हुई, ठीक है, 1999 में। ये एक लिमिटेड वार थी, लेकिन हम इसे वार कह सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर की अगर हम मुकम्मल तारीख़ देखें ख़ुसूसन आज़ादी के बाद 1947 के बाद, तो ये हमें प्रोटेस्ट से मिलती है, एहतजाज से मिलती हैं कि जहाँ देखें आज़ादी की प्रोटेस्ट, आज़ादी की तारीखें चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 1941 की बात करें कि जब वहाँ पर सेंसस करवाए गए थे, तो 77% कश्मीर में मुस्लिम्स थे, जम्मू एंड कश्मीर, और 20% इसमें हिंदूज़ थे, और 3% दूसरी माइनॉरिटीज़ थी जिनमें बुद्धिस्ट वगैरह आते हैं। तो 1941 के मुताबिक हम ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी आबादी है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो मुस्लिम थी, ठीक है, 77% मुस्लिम्स थे। तो ये था इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। तो इसमें अब हम देखते हैं कि पार्टीशन, कि जब पार्टीशन हुई थी 1947 में, तो जब 1947 में पार्टीशन हुई तो ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करवाया जिसे बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, चूँकि जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट्स थी, तो इनके हवाले से कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स को ये इख्तियार हासिल है, ये हक़ हासिल है कि वो चाहे इंडिपेंडेंट रहे, आज़ाद रहें, और चाहे तो किसी भी डोमिनियन के साथ, चाहे इंडिया के साथ, चाहे पाकिस्तान के साथ, वो इल्हाक़ कर लें, ठीक है। ये उनका अपना इख्तियार था। अब उस वक़्त कश्मीर का जो रूलर था, ठीक है, वो हरी सिंह था, जो कि नॉन मुस्लिम था, जबकि हम देख चुके हैं कि कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी, ऑलमोस्ट 77%। लेकिन उसका जो राजा था, जो उसका हुक्मरान था हरी सिंह, वो नॉन मुस्लिम था। अब शुरू में तो वो इंडिपेंडेंस चाहता था, ठीक है, वो आज़ादी चाहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका जो झुकाव था वो इंडिया की तरफ से होता गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि चूँकि 15 अगस्त तक आज़ादी मिल जानी थी, ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो 11 अगस्त को क्या हुआ कि इसने डिसमिस कर दिया हिज प्राइम मिनिस्टर हु वांटेड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसका जो प्राइम मिनिस्टर था हरी सिंह का, वो भी इंडिपेंडेंस का एडवोकेट था, वो भी आज़ादी चाहता था, ना वो पाकिस्तान के साथ, ना वो इंडिया के साथ कश्मीर का इलाक़ चाहता था। तो इसने क्या किया कि उसे डिसमिस कर दिया, ठीक है। अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इसको इस तरह से लिया कि चूँकि अब इसका जो टिल्ट है, इसका जो झुकाव है, वो इंडिया की तरफ होता जा रहा है, ठीक है, और इसी वजह से इसने अपने प्राइम मिनिस्टर को, जो कि इंडिपेंडेंस चाहता था, उसको डिसमिस कर दिया है, ताकि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जिसको वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इसका झुकाव इंडिया की तरफ देखा कि हरी सिंह बेसिकली आज़ादी चाहता ही नहीं है, इंडिपेंडेंस चाहता ही नहीं है, वो इसको कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ना चाहता है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ थी वो भी हरी सिंह के साथ उन्होंने मुलाकातें की, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी मिले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो इनडिसीजन था, फैसला नहीं कर पा रहा था, या ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ होती थी उनके सामने, लेकिन उसका जो टिल्ट था, उसका जो झुकाव था, वो हमेशा इंडिया की तरफ ही रहता था, ठीक है। लिहाजा ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान
खान ने क्या किया कि पख्तून्स को, जो कबाली अवाम थे, उनको मोबिलाइज़ करना शुरू किया। कुछ अपनी मर्ज़ी से खुद हुए, कुछ वॉलंटियर्स थे, ठीक है। तो उन्होंने ख़ुद को आज़ाद फोर्सेस का नाम दिया और कश्मीर को अपने डोगरा राजा से, अपने जो नॉन मुस्लिम राजा था, उसको हटाने के लिए और ख़ुद कश्मीर को आज़ाद करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो ये थी पार्टीशन कि जब 1947 में आज़ादी मिली तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का राजा पहले तो चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन बाद में उसका झुकाव इंडिया की तरफ होता गया और इंडिया की तरफ झुकाव होने की वजह से कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो मेजॉरिटी में थी, उन्होंने रिबेल करने का सोचा, बगावत करने का सोचा और बाद में बाकायदा तौर पर उन्होंने बगावत की, जिनको आज़ाद फोर्सेस कहा जाता है। इसके बाद आता है एक्सेशन के किस तरह कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले तो मेहर चंद, जिसने, जो बेसिकली कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त हरी सिंह के अंडर, तो ये नेहरू से जाके मिले, ठीक है। और नेहरू से ये कहा कि जो महाराजा हरी सिंह है उसकी ये इंटेंशन है कि वो कश्मीर को इंडिया के साथ इला करे, कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़े, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि मुस्लिम म्यूटेनी स्टार्ट होगी, जो मुस्लिम बगावत थी कश्मीर में वो शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि महाराजा हरी सिंह अपनी मर्ज़ी से कश्मीर का इलाक़ इंडिया के साथ करना चाहता था, ना कि कश्मीरी पॉपुलेशन की मर्ज़ी से। अब इससे क्या हुआ कि जब मुस्लिम बगावत शुरू हुई तो महाराजा ने रिस्पॉन्स क्या किया कि इसने इंडिया से रब्ता किया और इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस मांगने के लिए रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि उसे मिलिट्री दी जाए, क्योंकि मुसलमान तादाद में ज़्यादा थे जो बगावत करने वाले थे और महाराजा और उसकी फ़ौज बहुत कम थी, वो उसका मुकाबला ना कर सकी। अब जब महाराजा ने इंडिया से ये दरख्वास्त की कि उसे मिलिट्री असिस्टेंस दी जाए, तो इसके जवाब में माउंटबेटन, जो कि उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उसने ये शर्त रखी कि कश्मीर को सिर्फ़ उसी सूरत में डिफेंड किया जा सकता है या कश्मीर को सिर्फ़ उसी सूरत में मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगी अगर कश्मीर इंडिया के साथ असीड करता है, अगर कश्मीर इंडिया के साथ इलाक़ करता है, ठीक है, ये शर्त रखी गई। तो इसके जवाब में महाराजा हरी सिंह ने इसको एक्सेप्ट किया और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया कि कश्मीर अब इंडिया का पार्ट है, ठीक है। अब इसको जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि जब मुसलमानों ने बगावत की तो मुसलमानों ने बगावत किसी वजह से की थी, ठीक है। एक तो 77% मुसलमान जो पॉपुलेशन थी कश्मीर की वो मुस्लिम थी, ठीक है, मेजॉरिटी, जबकि उसका जो राजा था, उसका जो रूलर था वो नॉन मुस्लिम था। अब अगर उसने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था तो वो उसने अपनी मर्ज़ी से किया था, ना कि कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी से। अगर कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी से किया होता, ठीक है, तो उनसे पूछ के किया होता, ठीक है, लेकिन ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त, बल्कि ये तो एक तरह की डायनेस्टी चल रही थी कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ठीक है। तो उसने अपनी मर्ज़ी से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। अगर मुसलमान राज़ी होते तो वो कभी भी म्यूटेनी ना करते, वो कभी भी बगावत ना करते। तो यहाँ पर कुछ मिसाल पैदा होते हैं। अब जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया तो उसके बाद इंडिया ने उसमें एक प्रोविजन ऐड की, ठीक है। उसमें प्लेबिसाइड के बारे में कहा गया कि एक दफ़ा जब कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, उसमें डीमिलिटराइज उसे कर दिया जाएगा, उसमें से जो मिलिट्री है उसे निकाल दिया जाएगा, उसे न्यूट्रल किया जाएगा। तो उसके बाद उसमें एक प्लेबिसाइड करवाया जाएगा जिसमें कश्मीरी पीपल खुद ये डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ रहना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, इंडिया के साथ रहना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उसमें एक प्रोविज़न खुद इंडिया ने ऐड की थी, ठीक है, कि इस वक्त जो एक्सेशन हो रही है, बल्कि नेहरू खुद प्लेबिसाइड के बहुत ज़्यादा हामी थे, वो चाहते थे कि कश्मीर में एक प्लेबिसाइड हो कि कश्मीरी अवाम खुद ये डिसाइड करें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ इसमें आती है। इसके बाद जो पीपल ऑफ गिलगित एंड बल्तिस्तान है, ठीक है। अब इस बारे में भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का पार्ट है, कुछ बोलते हैं कि ये दोनों अलहदा थे, ठीक है, इनको ब्रिटिश अलहदा से गवर्न करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब ये म्यूटिनी हुई, जब ये बगावत हुई, तो ये पीपल खुद ब खुद पाकिस्तान का पार्ट बनने के लिए अलग हो गए, ठीक है। तो इन्होंने चूज़ टू ज्वाइन पाकिस्तान बाय देयर चॉइस, तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में आने का फ़ैसला किया था। लेकिन इनके बारे में जान लें कि ये अभी तक पाकिस्तान का ये प्रोविंस नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान अभी भी कमिटेड है कि कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा, ठीक है, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का ही ओवरऑल पार्ट माना जाता है। तो जब कभी भी कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल होंगे और उसके बाद ओवरऑल जो आउटकम होगी वो बाहर आएगी। तो ये थी एक्सेशन के किस तरह से कश्मीर को एक्सीड किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए गए इंडिया के साथ। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड नेशन ने कैसे इसमें इंटरफेयर किया। तो इसमें तो सबसे पहले आता है 1947 की वार, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन की है इंडिया के साथ, तो वो जारी बात है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में थे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी, तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी। इसको सपोर्ट किया पाकिस्तान में जो पख्तून्स थे, ठीक है, कबाली जो इलाका जात थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने वॉलंटियरली इनको सपोर्ट किया। इसके बाद क्या हुआ कि जब हालात काबू से बाहर हो गए तो इंडियन जो नेहरू था, प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का,
का, वो ये मसला ले गया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, कि अब यूनाइटेड नेशन इसे रिजॉल्व करवाएगी। जब ये मसला यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो यूनाइटेड नेशन ने इस पर एक कमीशन बनाया, ठीक है, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसकी मदद से क्या हुआ कि 1 जनवरी 1949 को साइन सीज़ फायर के, जिसको हम जंगबंदी बोलते हैं, कि ये साइन किया गया, सीज़ फायर साइन किया गया, जिससे क्या हुआ कि दोनों अतराफ़ ने जो 1947 में वार शुरू हुई थी उसको रोक दिया, ठीक है, जंग बंदी कर दी। जब ये सीज़ फायर साइन होगी तो उसके बाद यूएन ने अपना फर्स्ट प्रपोज़ल दिया, ठीक है, मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएन ने सबसे पहले ये प्रपोज़ल दिया कि सबसे पहले कश्मीर में पाकिस्तान अपनी जितनी भी आर्मी है, ठीक है, उसको बाहर निकालेगा। जब पाकिस्तान अपनी आर्मी बाहर निकाल लेगा, उसको डीमिलिटराइज कर देगा कश्मीर जोन को, तो उसके बाद जो यूएनओ के मेंबर्स हैं, कमीशन के जो मेंबर्स हैं, वो इंडिया को नोटिफाई करेंगे कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी बाहर निकाल दी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि इंडिया अपनी आर्मी कश्मीर में से बाहर निकालेगा। जब इंडिया अपनी आर्मी कश्मीर में से बाहर निकालेगा तो उसके बाद वहाँ पर कश्मीर में एक प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, एक न्यूट्रल प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। उस प्लेबिसाइड की मदद से जो कश्मीरी पीपल्स हैं वो ख़ुद इस बात को डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया के साथ इलाक़ करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट प्रपोज़ल। इसको क्या किया कि पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया और इंडिया ने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान ने ये रीज़न दी कि अगर एक दफ़ा पाकिस्तान अपनी फ़ौजें इसमें से निकाल लेता है कश्मीर जोन में से, तो उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि इंडिया भी अपनी फ़ौजें निकालेगा, ठीक है। लिहाजा पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया। इसके बदले में पाकिस्तान ने अपना एक नया प्रपोज़ल दिया कि जो पैरिटी पर था कि एक इधर से पाकिस्तान अपनी फ़ौजें निकालेगा, उधर से इंडिया अपनी फ़ौजें बाहर निकालेगा, ठीक है। तो एक ही वक्त में दोनों पाकिस्तान और इंडिया अपनी फ़ौजें निकालेंगे। तो इस बात को यूएनओ ने एक्सेप्ट किया कि यूएनओ ने कहा कि ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि इंडिया ने इसे रिजेक्ट किया। इंडिया का ये दावा था कि वो कश्मीर से अपनी फ़ौजें मुकम्मल नहीं निकालेगा, जबकि वहाँ पर जब प्लेबिसाइड हो रहा होगा तब भी इंडिया की कोई ना कोई फ़ौज वहाँ पर मौजूद रहेगी। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात का दावा करता तो वो पाकिस्तान को इनकार करता। इंडिया का ये दावा था कि पाकिस्तान की कोई फ़ौज कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, जबकि खुद इंडिया की फ़ौजें कश्मीर में होनी चाहिए, चाहे वहाँ पर प्लेबिसाइड हो रहा हो या ना हो रहा हो, ठीक है। तो एक ये चीज़ इसमें आती है कि पाकिस्तान ने पैरिटी का असूल दिया था, जिसको यूएनओ ने एक्सेप्ट किया था कि जी ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इसे रिजेक्ट किया। तो इस पर बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपना व्यू दिया इंडिया पर, और वो व्यू ये था कि इंडिया कभी भी कश्मीर में प्लेबिसाइड करने के लिए सिंसियर था ही नहीं। इंडिया कभी नहीं ये चाहता कि कश्मीर में प्लेबिसाइड हो, क्योंकि अगर कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा तो वो इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ही होगा। लिहाजा कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड को रोकना ही इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें यह आती है कि कभी भी इंडिया कश्मीर में प्लेबिसाइड करने के लिए सिंसियर है ही नहीं। इसके बाद इसमें आता है डिक्सन प्लान, ठीक है। डिक्सन यूएनओ के मेडिएटर थे, ठीक है, मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए। तो इन्होंने मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए अपना एक सलूशन पेश किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या सलूशन पेश किया कि जो मुकम्मल कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या देखा कि एज आ जोग्राफिकल यूनिट उसने देखा कि जहाँ पर जम्मू और लद्दाख का जो इलाका है, ठीक है, यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, तो लाजमी बात है कि वो इंडिया के साथ इलाक़ करना चाहेंगे। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड है, और जो नार्थर्न एरियाज़ हैं जिनमें गिलगित और बल्तिस्तान आता है, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, लिहाजा ये पाकिस्तान के हक़ में वोट देंगे। तो इसने क्या किया कि जो जम्मू और लद्दाख का इलाका है, जो लाजमी बात है हिंदू मेजोरिटी में है, तो वो इंडिया के साथ इलाक़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर और नार्थर्न एरिया का जो इलाका है ये पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे। तो इसने कहा कि आज़ाद कश्मीर, नार्थर्न एरिया पाकिस्तान के साथ जोड़ देने चाहिए, जम्मू और लद्दाख जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है ये इंडिया के साथ जोड़ देना चाहिए। और इसके अलावा जो एरिया बच जाता है जिसे कश्मीर वाले बोला जाता है, तो इसने कहा कि वहाँ पर प्लेबिसाइड करवा लेना चाहिए कि वो इलाका कहाँ का वोट देता है, चाहे वो इंडिया के साथ इलाक़ करे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करे, ठीक है। तो इस चीज़ को दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया था, ठीक है। पाकिस्तान का मानना था कि पूरे कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पर जम्मू और लद्दाख में भी प्लेबिसाइड हो, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने भी इसे रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें यह आती है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ प्रोग्राम्स के कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो थे उन्होंने भी मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए कोशिश की। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, इंडिया ने रिजेक्ट किया। वो भी तकरीबन ये जो पैरिटी वाला प्रिंसिपल है इसी से मिलता था कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया अपनी फ़ौजें बाहर निकालें। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौज एक बराबर होगी, वो कश्मीर में जाएगी, ठीक है। पीसफुल ये फ़ौज होगी, पीसफुल होगी कि ये जो इंडिया का जो कश्मीर का लैंड ऑर्डर जो है उसको बरकरार रख सके, ठीक है। तो ये पैरिटी पर था कि इक्वल फ़ौज पाकिस्तान से और इक्वल यानी कि एक बराबर इंडिया और
पाकिस्तान से कश्मीर में रहेगी जब वहाँ पर प्लेबिसाइड हो रहा होगा। तो इस बात को इंडिया ने रिजेक्ट किया क्योंकि वो पाकिस्तान को कभी भी बराबर का दर्जा देने के लिए राज़ी नहीं था। तो ये था यूनाइटेड नेशन, डिक्सन प्लान, कॉमनवेल्थ प्रोग्राम्स के जिन्होंने मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए सॉल्यूशंस पेश किए, और कईयों को पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया और कईयों को इंडिया ने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आती है। इसके बाद इसमें आता है शिमला एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब क्या हुआ कि 1971 में जब वार हुई जिसमें बांग्लादेश डिसइंटीग्रेट हुआ पाकिस्तान से, बंगाल प्रोविंस जिसे हम कहते हैं, और वो बांग्लादेश बना। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान के तकरीबन 90,000 प्रिजनर ऑफ वार, 90,000 जो आर्मी के ऑफिसर थे उनको कैप्चर कर लिया, अपने कब्ज़े में रख लिया। अब उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंडिया ने ये शर्त रखी कि 90,000 प्रिजनर ऑफ वार और कुछ लैंड थी पाकिस्तान की जो इंडिया के पास थी, तो इनके बदले में इंडिया ने कुछ शराइत रखी कि इनको पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना होगा। तो उसमें क्या था, उसमें एक चीज़ तो ये थी कि एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल निगोशिएशन, कि इंडिया और पाकिस्तान में जब भी कोई मसला होगा वो बायलैटरल नेगोशिएशन से, दो तरफ़ा ताल्लुकात से सॉल्व किया जाएगा। उसमें कोई तीसरी पावर नहीं आएगी। ठीक है, सालिसी का कोई किरदार नहीं अदा करेगा, जिसे मल्टीलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अगर मल्टीलेटरल नेगोशिएशन होंगी भी तो वो उसी सूरत में एक्सेप्ट होंगी कि जब बोथ साइड्स एग्री करेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली अब शिमला मुआहदे की बात हो रही है जिसमें बातें तय की गई। एक तो अब किसी तीसरे बंदे को डाला नहीं जाएगा, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। जो भी मसला होगा वो बायलैटरल नेगोशिएशन के ज़रिए तय किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया ने ये शर्त रखी कि जो इस वक्त सीज़ फायर लाइन है, ठीक है, जो 1947 में, जो 1949 में दोनों मुल्कों ने साइन की थी, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया। ठीक है, कि अब ये डिफेक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर का काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें शिमला एग्रीमेंट में शामिल थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान में कोई मसला होगा वो बायलैटरल नेगोशिएशन के ज़रिए तय किया जाएगा, उसमें कोई तीसरी पावर इंटरवेन नहीं करेगी। ठीक है, तो इन सब के जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के 90,000 प्रिजनर ऑफ वार जो जंगी कैदी थे उन्हें वापस किया। तो अब इस शिमला एग्रीमेंट का इंडिया क्या मतलब निकालता है कि टू इंडिया इट मीन टू एंड UNO, कि इंडिया इससे ये मतलब निकालता है कि शिमला एग्रीमेंट साइन करने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी मसला होगा उसमें UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका इनडायरेक्ट ताल्लुक जाता है कश्मीर इशू से, कि कश्मीर इशू चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मसला है, तो अब इंडिया शिमला एग्रीमेंट से ये मतलब निकालता है कि अब UNO इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही कोई दूसरी या कोई तीसरा कंट्री इसमें इंटरफेयर करेगा। अब कश्मीर इशू सॉल्व होगा तो वो इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिलकर ही इसे तय करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान इसे री-इंटरप्ट करता है कि UNO रेजोल्यूशन, पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को मानता है, लेकिन शिमला एग्रीमेंट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह भी कहा था कि यह कोई फ़ाइनल एग्रीमेंट नहीं है ऑन द सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू, कि ये कश्मीर इशू के हवाले से कुछ इसमें आम मुआहदे किए गए हैं, लेकिन कश्मीर के हवाले से कोई फ़ाइनल बात इसमें तय नहीं की गई। ठीक है, तो पाकिस्तान इस बात का दावा करता है कि UNO की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए और कश्मीरी अवाम को इस बात का राइट देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ रहें या इंडिया के साथ रहें। तो यह था शिमला एग्रीमेंट, जिसमें ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंडिया बार बार इंसिस्ट करता है बायलैटरल नेगोशिएशन का, कि कश्मीर इशू अब दो तरफ़ा मसला है, ना कि अब UNO या कोई दूसरा इसमें इंटरवेन करे। इसके बाद हम दोनों कंट्रीज़ का इस पे व्यूज़ देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर इशू के हवाले से क्या सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया के व्यू देखते हैं। इंडिया कश्मीरी इशू के हवाले से मानता है कि इंडिया इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, इसका इंडिया का कि कश्मीर कोई मसला नहीं है, बल्कि कश्मीर कोई कन्फ्लिक्टेड पार्ट नहीं है, बल्कि कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ महाराजा हरी सिंह, के महाराजा हरी सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ, वो उसे मानते हैं कि वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, वो बिल्कुल कानूनन है, उसके मुताबिक उसके मुताबिक कश्मीर इंडिया का एक पार्ट है। इसके अलावा UNO की जो रेजोल्यूशन 47 है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो UNO ने रेजोल्यूशन पास की थी उसे रेजोल्यूशन 47 कहा जाता है, जिसमें प्रपोजल दिया था कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी निकालेगा, उसके बाद इंडिया निकालेगा और उसके बाद वहाँ पर प्लेबिसाइड होगा। तो इंडिया का ये मानना है कि चूँकि इस रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी आर्मी पहले निकालनी थी, जो कि पाकिस्तान ने नहीं निकाली, इस वजह से अब उसका UNO की कोई रेजोल्यूशन कश्मीर पर लागू नहीं होती और उसका कोई इसमें ताल्लुक नहीं बनता, लिहाजा इसको अब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट, जो कि मैंने पीछे आपको बताया कि शिमला एग्रीमेंट में ये तय पाया था
कि अब पाकिस्तान और भारत में जो भी मसला होगा वो बायलैटरल दो तरफ़ा ताल्लुकात से तय किया जाएगा। इसके अलावा कश्मीर पर ख़ास तवज्जो दी गई कि कश्मीर का मसला अब दो तरफ़ा मसला, इसमें इसमें यह नहीं कहा गया कि यूएनओ इंटरफेयर नहीं करेगी या कोई नहीं करेगा, इसमें यह कहा गया कि अब इसमें कोई तीसरी पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो इंडिया इस बात को यही मानता है कि अब यूएनओ या कोई तीसरी पावर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया आपस में मिलकर ही तय करेंगे। इसके बाद इंडिया का ये मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म को फ़रोग़ करता है, पाकिस्तान टेररिज्म सपोर्ट करता है, कश्मीर में भी इंडिया में भी। ठीक है, तो जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को नहीं रोकेगा, कश्मीर में इंडिया में और पाकिस्तान में कोई भी मामलात अच्छे से तय नहीं पाएंगे। तो इंडिया का एक व्यू ये है कश्मीर इशू पर। ठीक है, तो इसके बाद हम पाकिस्तान का व्यू देखते हैं कि पाकिस्तान क्या सोचता है कश्मीर के हवाले से। तो पाकिस्तान मानता है कि जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान, के कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ठीक है, इंडिया देखे मानता है इंटीग्रल पार्ट है, तो पाकिस्तान मानता है कि ये इसकी शारग है। इसके अलावा पाकिस्तान ये मानता है कि कश्मीर का जो फाइनल स्टेटस है ये पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड करेंगे, ना कि डोगरा राजा, ना कि हरी सिंह ये इस बात को डिसाइड करे कि कश्मीर इंडिया में रहेगा या पाकिस्तान में, बल्कि पीपल ऑफ कश्मीर इस बात को डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ। इसके अलावा जो इंडियन फोर्सेस थी वो कश्मीर में पहले से ही मौजूद थी कि जब हरी सिंह ने इस बात को साइन किया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, तो वो साइन करने से पहले ही इंडिया की जो फ़ौजें थी वो कश्मीर के अंदर मौजूद थी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा पॉपुलर इंसर्जेंसी इन कश्मीर, पाकिस्तान का ये मानना है कि कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पर जो इंसर्जेंसी हो रही है, ठीक है, वहाँ पर जो रोज़ बरोज़ तहरीकें चलती हैं, वो इस बात का खुला सबूत है कि कश्मीर आज़ादी चाहता है। इसके अलावा टू नेशन थ्योरी को भी बेस बनाया जाता है कि पाकिस्तान का ये मानना है कि जब पाकिस्तान 1947 में बना तो उसमें टू नेशन थ्योरी का एक किरदार था। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि इंडिया में दो बड़ी कौमें हैं जिनमें एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। तो मुसलमान अपने लिए एक अलग वतन चाहती हैं। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, चूँकि कश्मीर में 77% मुसलमान है, लिहाजा 1947 में टू नेशन थ्योरी के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान उन इलाकों पर मुश्तमिल था जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। तो एक आर्गूमेंट ये दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन नेगेशन टू यूएनओ, पाकिस्तान का यह भी मानना है कि इंडिया ने यूएनओ की जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं उसको हमेशा रिजेक्ट किया, कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इंडिया कभी भी उसमें कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं करवाना चाहता। इस हवाले से उस पर यूएनओ ने जितनी भी रेजोल्यूशंस की हैं उसको उसने इनकार किया। इसके अलावा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर क्रिशन मेनन, इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि कश्मीर वुड वोट टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड नो इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीइंग टू प्लेबिसाइट वुड सर्वाइव। तो पाकिस्तान ये एक रीज़न देता है कि इस वजह से बेसिकली इंडिया कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट नहीं होने देता, और ये रीज़न पाकिस्तान ने नहीं बल्कि ख़ुद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दी थी। क्या दी थी कि कश्मीर वुड वोट टू ज्वाइन पाकिस्तान, कि कश्मीर जब भी प्लेबिसाइट होगा कश्मीर में तो कश्मीर हमेशा पाकिस्तान के साथ ही ज्वाइन करने को वोट देगा। और इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट इस बात की तहम्मुल नहीं हो सकती कि वो ना ही वो सर्वाइव करेगी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करे। तो ये वजह दी जाती है कि इंडिया कभी भी कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट नहीं होने देगा, ठीक है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे उसे कुछ भी ऑफ़र किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आउटकम यही होगी कि कश्मीरी मुसलमान जो कि 77% है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहेंगे। इसके बाद हम कश्मीरी व्यू देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या सोचते हैं। तो इसके मुताबिक बात बड़ी सीधी सी है, ठीक है, कि जितने भी कश्मीरी हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है, अक्सर जो कश्मीरी हैं वो आज़ादी चाहते हैं। वो ना पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ इलाक़ चाहते हैं, बल्कि वो आज़ाद चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, कश्मीर का एक अलग से स्टेटस चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं, जो 1947 में पहले हरी सिंह भी चाहता, फिर शेख अब्दुल्ला भी चाहता, जो कि कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी रहा था। ठीक है, तो मोस्टली जो कश्मीरी हैं वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, बल्कि बहुत कम है जो पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं और बहुत कम है जो इंडिया के साथ इलाक़ चाहते हैं। जबकि मेजॉरिटी क्या चाहती है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, अलग से अपना स्टेटस रखना चाहते हैं। इसके बाद हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की क्या सूरत हाल है। तो इसमें जो इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर है वहाँ पर आज़ाद पोल्स के मुताबिक 43%, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुताबिक 43% ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं पूरे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर 19% होती हैं। ठीक है, इसके अलावा 90,000 कश्मीरी मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड सिंस 1988, 1988 से लेके अब तक तकरीबन 90,000 कश्मीरी मुस्लिम मारे गए। ठीक है, और ये कहाँ पर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में।
इसके अलावा मोस्टली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कंडेम इंडिया, के ज़्यादातर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया को कंडेम करती हैं, क्योंकि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ज़्यादा मसाइल होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं। तकरीबन 1988 से लेके अब तक तकरीबन 4000 वुमेंस को भी रेप किया गया। ठीक है, तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कहाँ तक जुल्म सितम जारी है। इसके अलावा जो कश्मीरी मारे गए वो 90,000 हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा वो रोज़ बरोज़ वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर अभी रिसेंटली बुरहान वानी को मारा गया। ठीक है, अभी तो इस तरह के वहाँ पर तहरीकें रोज़ाना चलती रहती हैं, हर रोज़ तकरीबन ये चलती हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी साइड पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर एक्यूज़ किया जाता है मिलिटेंट ग्रुप्स को, जिनमें जैश ए मोहम्मद आता है, ठीक है, लश्कर तैयबा आता है। इस तरह के जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, उनको ज़्यादातर एक्यूज़ किया जाता है। जबकि पाकिस्तान का मानना है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनली इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। इंडिया का भी पाकिस्तान पर यही ब्लेम है कि पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए टेररिज्म को फ़रोग दे रहा है, टेररिज्म को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये एक रफली ओवरऑल था कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर में क्या कैसे होती हैं। ठीक है, जिनमें मोस्टली ब्लेम इंडिया को जाता है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में होता है। तो ये था एक ओवरऑल कश्मीर इशू के हवाले से। इसके अलावा लास्ट पे देख लें कि नेहरू प्रॉमिस, कि नेहरू का कश्मीर इशू के हवाले से, कश्मीर के प्लेबिसाइड के हवाले से क्या था। तो इसमें कुछ मैंने कोटेशंस नोट किए हैं। ठीक है, तो नेहरू का क्या कहना था? नेहरू का कहना था कि दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड मेक अ जॉइंट रिक्वेस्ट टू यूएनओ टू अंडरटेक अ प्लेबिसाइड इन कश्मीर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट। तो ख़ुद नेहरू का ये मानना था कि कश्मीर इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनओ में लेके जाया जाए। किस मकसद के लिए? कि यूएनओ इसमें इंटरफेयर करे और वहाँ पर प्लेबिसाइड हो, और इसके बाद कश्मीरी इस बात को डिसाइड करें कि वो इंडिया के साथ रहना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशन के साथ कंटेक्ट करने का जो सबसे पहला आइडिया जो कंट्री कश्मीर इशू को यूएनओ में लेके गया वो खुद इंडिया था। इसके बाद नेहरू ने एक दफ़ा कहा था कि आई वांट टू स्ट्रेस दैट इट इज़ ओनली द पीपल ऑफ कश्मीर, ठीक है, पीपल ऑफ कश्मीर हु कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, कि ये सिर्फ कश्मीरी हैं जो इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा ना। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी निकलता है कि हरी सिंह इस बात को डिसाइड नहीं करेगा कि कश्मीर कहाँ पर जाएगा, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, बल्कि ये कश्मीरी पीपल हैं जो इस बात को डिसाइड करेंगे कि कश्मीर कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये ख़ुद नेहरू का मानना है कि कश्मीरी पीपल इस बात का फ़ैसला करेंगे कि कश्मीर को कहाँ पर जाना चाहिए, किससे अलग करना चाहिए, पाकिस्तान से या इंडिया से, ना कि कश्मीरी राजा। इसके बाद आई स्टार्टेड विद द प्रिजम्पशन दैट इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा था कि ये कश्मीरी पीपल हैं जो इस बात को डिसाइड करेंगे कि अपने फ्यूचर को डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं या इंडिया के साथ इलाक़ चाहते हैं। ठीक है, तो वी विल नॉट कंपेल दैम, हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। इन दैट सेंस द पीपल ऑफ कश्मीरी आर सोवरन। ठीक है, तो ये थी एक ओवरऑल नेहरू की, मैंने कुछ 3 कोटेशंस लिखी हैं कि उनका प्लेबिसाइड के बारे में क्या मानना था। ख़ुद नेहरू का यह मानना था कि कश्मीरी पीपल इस बात का फ़ैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो ये था एक ओवरऑल कश्मीर इशू, कि कश्मीर इशू क्या है। ठीक है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और ये इशू कैसे चल रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान का यही मानना है कि इंडिया खुद को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड मानता है। ठीक है, इसके अलावा नेहरू की मैंने कोटेशंस आपको दिखाई हैं। वहाँ पर प्लेबिसाइड अगर होता है तो उसके बाद कश्मीर इशू ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान हमेशा प्लेबिसाइड को सपोर्ट करता है कि वहाँ पर कश्मीरी इस बात का फ़ैसला करेंगे कि कश्मीर कहाँ पर जाना चाहिए, ना कि कश्मीरी राजा इस बात को डिसाइड करे। ठीक है, तो कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए कि प्लेबिसाइड के ज़रिए जो यूएनओ के रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह 1949 में यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास की थी कि वहाँ पर प्लेबिसाइड होगा, तो पाकिस्तान प्लेबिसाइड को हमेशा वोट करता है कि प्लेबिसाइड हो, वहाँ पर ख़ुद कश्मीरी इस बात को डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं। जबकि इंडिया हमेशा प्लेबिसाइड को डिनाई करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने एक रीज़न भी आपको यहाँ पर लिखी थी, और इस बात को खुद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि कश्मीर हमेशा पाकिस्तान को ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, लिहाजा इंडिया के ये बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो प्लेबिसाइड को रोके, ठीक है, ना कि करवाए, क्योंकि प्लेबिसाइड होगा तो कश्मीर हाथ से जाएगा, जबकि प्लेबिसाइड अगर नहीं होगा, वो रोका रहेगा, तो वो उस हद तक उस कश्मीर पर अपना जो मसलत है वो बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो यह था कि ओवरऑल कश्मीर इशू। उम्मीद है कि आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।